राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की थप्पड़ कांड मामले में आरएस एसोसिएशन की बैठक हुई है। आरएसएस एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें आरएस क्लब में ये कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कार्य बहिष्कार वापस लिया जा सकता है, ऐसा निर्णय वहां पर उस बैठक में इस पर विचार किया जा रहा है। और आज सीएम से आरएस अधिकारियों की मुलाकात हुई थी। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आरएस के अधिकारी मिले थे। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आश्वासन उन्हें दिया गया था। 3-4 मांगे थी, एक तो सिक्योरिटी को लेकर, गनमैन को लेकर, 3-4 मांगों को लेकर आश्वासन आज सीएम के द्वारा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पहले तो कुछ मांगों को लेकर सौरभ सीएम से मुलाकात हुई, आश्वासन मिला और अब आरएस के कार्यकारिणी की बैठक चल रही है एसोसिएशन की। क्या कुछ उस बैठक में हो रहा है सौरभ? जी बिल्कुल, जो आरएस अधिकारियों की जो मांग थी वो मांग जो है वो मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों पर जो है वो विचार किया जाएगा। तो उसके बाद अब आरएस अधिकारियों की जो आरएस एसोसिएशन है उसकी कार्यकारिणी है, उसकी बैठक जो है वो इस वक्त आरएस क्लब में चल रही है और जो मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है उन पर जो है वो यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं और अन्य आरएस अधिकारी हैं। सौरभ, आपको रोकना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया। और इस बीच में आपको राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बताते चले। परकोटे में बम की झूठी सूचना पर पुलिस दौड़ी है। दरअसल अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को बम की सूचना दी है और परकोटे में छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पर बम रखे होने के लिए सूचना दी गई। धमकी वाला कॉल आने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन फौरन करवाया है, लेकिन सर्च के दौरान कोई भी विस्फोटक वहां नहीं पाया गया और फोन नंबर के आधार पर झूठी सूचना देने वाले की पुलिस तलाश कर रही है। तो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पर बम रखने की सूचना मिली थी, फौरन पुलिस कार्रवाई में जुटी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, परकोटे में बम की झूठी सूचना, क्या जानकारी? देखिए, राजधानी जयपुर में जो कई जगहों पर धमकी भरे कॉल आते हैं, उसी दौरान आज एक कड़ी में छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ जो कि परकोटे में स्थित है, वहां पर बम विस्फोटक रखे होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी और धमकीबाज की सूचना के बाद में पुलिस मौके पर दौड़ी, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, सर्च ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अब तक फिलहाल सर्च ऑपरेशन में कहीं कुछ भी विस्फोटक नहीं मिला है। जिसके बाद पुलिस का ये मानना है कि सिर्फ अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए जो फोन कॉल था वो किया गया था कंट्रोल रूम को और अब पुलिस उन्हीं नंबरों के आधार पर तलाश कर रही है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। उस पूरे मामले की जो जांच है वो डीसीपी राशिद डोगरा डूडी के निर्देशन में चल रही है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब बड़ी खबर आपको बताते चले टोंक से, जहां थप्पड़ कांड को लेकर हुए बवाल के बाद न्यूज 18 राजस्थान ने टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा से खास बातचीत की। उन्होंने जिले की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया कि अभी हालात शांतिपूर्ण है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। उपचुनाव में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, सबसे पहले मतदान का बहिष्कार और इसके बाद नरेश मीणा वहां धरने पर बैठे, थप्पड़कांड और बवाल, जो पूरा घटनाक्रम परसों रात को शुरू हुआ, कल पूरा दिन भर रहा और अब हम टोंक कलेक्टर से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जो कुछ घटनाक्रम हुआ सब कुछ, अब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ताजा स्थिति जिले भर की क्या है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन है वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जारी था, तो अभी क्या स्थिति है जिले भर में? अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। कल एक हाईवे पे जाम जरूर कुछ प्रदर्शनकारियों ने लगाया था, लेकिन वो जाम भी खुल चुका है। हमारी पूरी टीम है, हमने हर 15-15 किलोमीटर पे अपनी टीम को लगा रखा है, जो कि पल पल की खबरें हमें दे रहे हैं। इसके साथ पुलिस की 5 कंपनियां भी पूरे एरिया में पेट्रोलिंग कर रही है और हर जगह से ये रिपोर्ट है कि स्थिति पूरी तरह से अब सामान्य है। बिल्कुल, आज नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, कहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके साथ ही और दूसरे जो भी साथ में 60 लोगों को पकड़ा गया उनकी भी कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, किस कोर्ट में, कहाँ और क्या आगे का प्रशासनिक या तैयारियां हैं? कोर्ट में पेशी के लिए एसपी साहब ने प्रोसिक्यूटर से और एडीजी साहब से बात कर रखी है
और वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। चूंकि आज छुट्टी का दिन है तो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही टाइम और वेन्यू को सेट किया जाएगा और जब वो सेट हो जाएगा तब मैं इसकी जानकारी दे दूंगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से उपद्रव हुआ उसके बाद में नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और अगर फिजिकली किया जाता है तो क्या सुरक्षा की व्यवस्था है, क्या कितना जाब्ता है, क्या पुलिस के जवान तैनात कितने क्या रखे गए? देखिए, हमारे पास फोर्स पूरी तरह से है। हमने अजमेर रेंज से और बाकी जिलों से भी काफी फोर्स मंगवा रखी है, तो फोर्स की तो कोई भी कमी नहीं है। बाकी डिसीजन की कब पेश किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा ये एसपी साहब जो अपने जज हैं उनसे बात करके तय करेंगे, फिर मैं इसकी जानकारी। एक सबसे बड़ी चीज, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के बाद में विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी था। दौसा और सवाई माधोपुर के बॉर्डर स्थिति में क्या स्थिति है अभी? हालांकि देर रात जो अलीगढ़ का जाम था वो भी खुलवा दिया गया है, लेकिन क्या इनपुट प्रशासन को मिल रहे हैं सीमावर्ती इलाकों, क्यों बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और ये जो सीमावर्ती इलाके, टोंक में फिलहाल शांति का माहौल है, हर तरह से पूरी तरह से व्यवस्थाएं वो माकूल है, लेकिन प्रशासनिक किस तरह की तैयारियां, किस तरह के इनपुट है? क्या दूसरे जिलों में भी हालात यही है या कोई समर्थकों की ओर से, उसके नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से कुछ किस तरह की चीजें सामने आ रही है? देखिए, कल जब हमारे कुछ हाईवेज को जाम किया गया था समर्थकों के द्वारा, तो हमने उनके साथ भी बातचीत की थी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी भी आए थे, उन्होंने भी उनसे बातचीत की थी और उन्होंने गांव का भी जायजा लिया था। तो उसके बाद यही चीज सामने आई थी कि समर्थकों ने फिलहाल ये चीज एक्सेप्ट करते हुए कि गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी की छूट जो है वो कोर्ट से ही हो सकती है, तो उसको मानते हुए समर्थकों ने जो अपना धरना प्रदर्शन था उसको वापस ले लिया था। ये गांव समरावता की बात है। और अलीगढ़ में जो जाम लगा था वो भी रात तक खुल चुका था। और चलिए बड़ी खबर आपको टोक से बताते चले कि नरेश मीणा गिरफ्तार कल किए गए थे, आज कोर्ट में पेश होना है नरेश मीणा को। यह भी बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद कोर्ट में पेशी होगी। संभवतः ये पेशी नरेश मीणा की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। पुलिस ने नरेश मीणा को कल गिरफ्तार किया था। समरावता में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने भी बवाल भी काटा था, लेकिन उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति संभाल ली और अभी हर जगह पर शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन उसके बावजूद भी जो संदिग्ध इलाके हैं वहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात है, पुलिस की नजर वहां पर है। लगभग अभी से लेकर 2 घंटे के बाद, क्योंकि दोपहर 3 बजे का आज का समय वो बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में नरेश मीणा को पेश किया जाएगा। और चलिए राजधानी जयपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, टोक हिंसा पर बोले हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार भी किया है। दरअसल नरेश मीणा को कांग्रेस को संभालना चाहिए था, ऐसी बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के द्वारा की गई है। सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है, विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी बड़ी बात मदन राठौर के जरिए की गई है। क्या कुछ बोला है वो सुनाते हैं आपको। तो में ये जो अप्रिय घटना हुई है देवली उनियारा में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। यदि किसी जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत है तो निर्वाचन आयोग है, उच्च अधिकारी है, सक्षम अधिकारी को जाकर के लिखित में मौखिक किसी भी प्रकार की सूचना दे और समाधान निकलवाना चाहिए था। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर जो उसके बाद में यानी उस निर्दलीय उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद में जो कुछ भी हुआ, मैं जनता से भी अपील करूंगा कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करे। कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें किसी वरिष्ठ पत्रकार या कैसे भी पत्रकार, कैमरामैन या किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है या चोटिल हुआ है कोई भी चिंताजनक है, कतई नहीं होना चाहिए। तो कानून का काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ऐसे किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज उदयपुर दौरे पर रहे और यहां उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में टोक में हुए थप्पड़ कांड की निंदा की और वहां की जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है टीकाराम जूली ने।
तो ये थप्पड़ कांड की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि नरेश मीणा ने जब 13 नवंबर को एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद कितना भारी विद्रोह मचा था। और आज न्यूज 18 से खास बातचीत की है इस रिस्पेक्ट में टीकाराम जूली ने। देखिए, आज जिस प्रकार की घटनाएं जो प्रदेश के अंदर हो रही है, सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मैं कहना चाहूंगा सरकार को इसकी तह के अंदर जाना चाहिए, इसकी पूरी जांच करानी चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति बनी कि थप्पड़ मारना पड़ा, थप्पड़ मारा, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की और जो स्थिति अब बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है और उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। क्योंकि जितनी भी घटनाएं हैं ना, ये मैं समझता हूँ कानून सम्मत नहीं है। कानून हाथ में लेने का किसी को भी जो है अधिकार नहीं है। और हमारा जो प्रदेश है वो हमेशा से एक शांत और टूरिज्म को प्रेजेंट करने वाला और बहुत ही अच्छे व्यवहार के लिए यहाँ के लोग जाने जाते हैं। हिंसा का राजस्थान के अंदर मैं समझता हूँ कोई जगह नहीं है राजस्थान के अंदर। तो ऐसी स्थितियों पे सरकार लगाम ही नहीं लगा पा रही, इस प्रकार की स्थितियां बन रही है, तो ये सरकार का फेलियर है। और चलिए इस बीच आपको नागौर से बड़ी खबर बताते चले कि पादुकला के पास सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में पिकअप में सवार उस समय 18 यात्री बताए जा रहे हैं जो घायल हो गए हैं। गंभीर घायल में से 7 लोगों को अजमेर रेफर कर दिया गया है। पादुकला थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 18 यात्री जिस समय ये सड़क हादसा हुआ उस समय 18 यात्री उसमें मौजूद थे और सड़क हादसे में 18 में से 18 ही घायल हुए हैं और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें अजमेर रेफर किया गया है। पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ है। जोधपुर से भी बड़ी खबर है। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में 17 दिन भी नहीं हुआ कि अनीता के शव का दाह संस्कार किया गया है। दरअसल पुलिस ने अनीता के शव का पोस्टमार्टम कराया। राजस्थान बॉडी ऑनर एक्ट के तहत ये पोस्टमार्टम कराया गया और अंतिम संस्कार के लिए पुलिस उनको नोटिस देने पहुंची थी उनको, मतलब उनके परिवार वालों को। और परिजनों ने खुद को कमरे में जब पुलिस नोटिस देने के लिए पहुंची तो अपने आप को बंद कर लिया। मामले में हनुमान बेनीवाल ने इसको लेकर ट्वीट किया है। धरनास्थल पर जुटने लगे हैं लोग, भीड़ जुटने लगी है। 6 टुकड़ों में 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला था अनीता का शव। अपने बयान घटनास्थल निरीक्षण के लिए नहीं बता रहे हैं, इसके लिए नए मृत शरीर का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और पोस्टमार्टम कराए बिना कराए ये इसके जो साक्ष्य हैं वो मिटने की कौन संभावना है। समझाने बुझाने की कोशिशों का जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अनीता चौधरी के एम्स में रखे शव का बुधवार देर शाम पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई है। इससे पहले पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की सहमति प्राप्त करने के लिए पुलिस कुड़ी भक्तवासनी स्थित वीर तेजा मंदिर पहुंची, जहां अनीता के पति और बेटे मौजूद थे। ऐसे वीडियोग्राफी के साथ होगा, इसके लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है। समझाइश के दौरान संघर्ष समिति के संपत पूनिया ने बीच में टोका टाकी भी की, लेकिन पुलिस अड़ी रही। आखिरकार बिना सहमति के पुलिस नोटिस सुनाकर चली गई। पुलिस ने राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी एक्ट के सेक्शन 7 के तहत शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। आपको बताते चले कि 2023 में राजस्थान सरकार ने ऑनर ऑफ बॉडी एक्ट लागू किया। बिल में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के शव को रखकर विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। अधिवक्ता नमन मोहनोत के मुताबिक पीड़ित पक्ष के तर्क को भी खारिज नहीं किया जा सकता। देखिए, पुलिस इसमें क्या स्टोरी ला रही है हमारे को तो अखबारों से ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन परिजन की ये भी मांग उचित है कि कुछ कारण सॉलिड उनके सामने तो आए, रीजन आए या प्रमाण तो आए कि इसकी हत्या किसके पीछे हुई है, क्यों हुई है।
शुरुआत से ही पुलिस अनीता चौधरी हत्याकांड को लूट का मामला बताती आई है। पुलिस आज भी अपनी पुरानी थ्योरी पर कायम है। इस बीच नए खुलासे सुर्खियां बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुलामुद्दीन ने 27 अक्टूबर को अनीता को अपने घर किसी बड़े आदमी से मिलाने की बात कहकर बुलाया था। अनीता अपने साथ राजपूती पोशाक लेकर गई थी। उसने गुलामुद्दीन के घर ही अपने कपड़े बदले थे। इसके बाद गुलामुद्दीन ने अनीता को शरबत में नींद की गोलियां पिलाकर मिलाई, जिससे वो बेहोश हो गई। 28 अक्टूबर की सुबह जब अनीता होश में आने लगी तो गुलामुद्दीन ने उसके सिर में हथौड़ा मारा, जिससे वो ढेर हो गई। इसके बाद एक बड़े चाकू से उसके शरीर के 6 टुकड़े किए और घर के आगे खोदे गए गड्ढे में गाड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और मोबाइल बरामद कर लिया है। शुरुआती पड़ताल में पुलिस को मोबाइल से महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है। दूसरी ओर गुलामुद्दीन भी बयान बदलकर पुलिस को उलझा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और चले इस बीच आपको अजमेर से बड़ी खबर बताते चले। सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत की ये दर्दनाक खबर है, जहां स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी और मदारपुरा निवासी बताए जा रहे हैं दोनों भाई सूरज और नीरज, जिनकी मौत हुई है। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुष्कर गोकरा में ये सड़क हादसा हुआ है। सूरज और नीरज दोनों भाई हैं, जिनको स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी है बाइक को, और जिसपे सवार दोनों भाई की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे दोनों भाई। और पाली से भी एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर जोधपुर से पाली आते समय भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। टोल प्लाजा से बिरामी टोल प्लाजा से पहले ये कार के सामने अचानक मवेशी आ जाने से कार बेकाबू हो गई और पेड़ से जा टकराई, जिसमें दंपत्ति समेत उनके बेटा और बेटी इन 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं अस्पताल में, जिनको भर्ती कराया गया है। वहीं टोल प्लाजा से आधा किलोमीटर दूर जब यह हादसा हुआ तो ना ही वहां पर काफी देर तक कोई एम्बुलेंस पहुंची, ना ही कोई पेट्रोलिंग टीम वहां पर पहुंची। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। और अब बात बीकानेर से खबर की, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री सहित विधायकों ने भूमि पूजन किया। नगर निगम बीकानेर और ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन जयपुर के संयुक्त तत्वाधान इसका निर्माण होगा और वहीं 180 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। भाई सामने रहो भी ना सर, वापस करो नहीं तो क्या ये सारे। अजमेर से खबर, अजमेर के पुष्कर मेले में सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम पहुंचे और इस दौरान सोनू निगम ने पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर पूजा अर्चना की और इसके बाद सोनू ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही पुष्कर के इतिहास और पौराणिक महत्व परंपराओं की पंडित कौशल मिश्रा और अजय पराशर से जानकारी ली। बता दें कि इस दौरान सोनू निगम ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में भी अलग अलग स्थान पर शिरकत की है। और ये भी खबर अजमेर से ही है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। लाखों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और इसके साथ ही पूजा पाठ कर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ ही सिविल डिफेंस SDRF की टीमें पुष्कर के घाटों पर तैनात है। तीर्थ नगरी पुष्कर में आज पंच तीर्थ स्नान के तहत कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। इस स्नान के तहत लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पुष्कर में स्नान कर रहे हैं। आप देखेंगे ये 52 घाट हैं। 52 घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अलग अलग शहर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और अपने अपने घाट पर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं और आस्था की यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और भगवान से मनोकामना कर रहे हैं कि वह परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। साथ ही पितरों को भी यहाँ पर जो है याद किया जा रहा है। जो यहाँ के पुरोहित हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं आज का क्या महत्व है सर और किस तरह से पूजा अर्चना होती है। आज के दिन पौराणिक कथाओं, धर्मों, सनातन धर्म के अनुसार जो फल
सतयुग में यज्ञ दान भजन पाठ करने से मिलता था, वही पुण्य आज पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा दान तर्पण पितृ पूजा परिक्रमा भजन करने से प्राप्त होता है। और आज के दिन में जो यहाँ पे सत्कर्म करता है उसको अक्षय पुण्य के फल के बराबर प्राप्ति होती है, जो सतयुग में हुआ करते थे। यह स्नान पंचतीर्थी स्नान है। आज पूर्णिमा का लास्ट तिथि है। सभी श्रद्धालु लोग लाखों की संख्या में स्नान पूजा तर्पण परिक्रमा कर रहे हैं और अक्षय पुण्य के लाभी बन रहे हैं। 52 घाटों पर इसी तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और इसके अलावा भी जो है पूजा अर्चना ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन हो रहे हैं। पूजा अर्चना केवल पुष्कर सरोवर की होती है। ब्रह्मा जी का मंदिर आदि अनादि है, वह आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया मूर्ति है। उनका पूजन मूर्ति का पूजन केवल सन्यासी करते हैं। गृहस्थ जो भी इस धर्म का आदमी आता है वो पुष्कर सरोवर की पूजा का फल मिलता है। सरोवर में अदृश्य रूप से 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। जो सच्चे मन से सत्कर्म करता है पुष्कर तीर्थ में आके उसके सर्व मंगल कार्य सिद्ध होते हैं।